सभी दोस्तों को आपका स्वागत है सुबह स्टडी के चैनल पे। मैं शिव द्विवेदी आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट घटना चक्र का, जो हमारा थर्ड प्रैक्टिस सेट है। इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में किसको अभिवादन कहते हैं। पहला है ए पिता पुत्र, या बी शुभाशीष, या सी प्रिय पुत्र, या डी आपका स्नेही कांची। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा शुभाशीष। पिता पुत्र में शुभाशीष का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है, अभिवादन के लिए। इसमें छोटे व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, आगे चलेंगे हम, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्वेश्चन आपको दिखना चाहिए अच्छे से। सेकंड है हमारा, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए है 2, बी 4, सी 5, या डी 3। तो ये आपको को पता होगा, बहुत ईजी है। हिंदी कालखंड को 4 भागों में विभाजित किया गया है। हम बात कर लेते हैं वो 4 कालखंड कौन कौन से हैं। अगर तो सबसे पहला उसमें एक है आदिकाल, सेकंड हमारा है भक्ति काल, ठीक है, भक्ति काल। और थर्ड हमारा है रीत काल। और फोर्थ हमारा लास्ट है आधुनिक काल। ठीक है, तो इन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा हमारा है कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। कवि जो है ऐसा किसका एक वचन है आपको बताना है, ठीक है। ए कविगण, बी कवि समूह, या सी कवि लोग, या डी कवि दल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कविगण। कविगण जो है बहुवचन है और इसका एक वचन कवि होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। फोर्थ नंबर में निम्नलिखित में कौन सा स्वर समवृत्त है। ए आ, बी औ, सी ई, या डी ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 में सी। ई जो है हमारा समवृत्त स्वर है, सॉरी, ई हमारा जो है समवृत्त स्वर है। ओके, समवृत्त स्वर या जो मुख विवर के आधार पे होता है, ठीक है। मुख विवर अर्थात मुख के खुलने या बंद होने पे, मुख के छिद्र के आधार पे। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, ई, छोटी बड़ी ई, ए नहीं, ऊ और ऊ। ओके, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे 5 नंबर। सन्यासी की शुद्ध वर्तनी क्या होती है। ऑप्शन ए सन्यासी, ऑप्शन बी सन्यासी, या सन्यासी, या डी सन्यासी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का सी नंबर, ये हमारा राइट है, सन्यासी। ये हमारी शुद्ध वर्तनी है, इसे हम ऐसे लिखा जाता है शुद्ध, ये बाकी सारे अशुद्ध हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ए अध्ययन, बी अध्ययन, या सी अध्ययन, या डी अध्ययन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अध्ययन, ऐसा लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सावधान सावधान धान होता है, या साधन वधान होता है, या साधन आवधान होता है, या डी साधन अवधान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधन अवधान होता है, ठीक है, साधन अवधान होता है, ये हमारा राइट है। इसमें हमारा छोटा आ प्लस छोटा आ मिल के बड़ा आ बनता है, तो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। ओके, ये दीर्घ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दिक्धन अंबर, या बी दिग्धन अंबर, या सी दिक्धन अंबर, या डी दिक्धन अंबर। तो ये इसका राइट हो जाएगा दिक्धन अंबर होता है, ठीक है। दिक्धन अंबर जो है ये हमारा राइट हो जाएगा। और संधि अगर पूछे तो कौन सा आएगा, ये व्यंजन संधि में आएगा। ओके, कौन सा, व्यंजन। नेक्स्ट आगे चलेंगे। रातों रात शब्दों में समास कौन सा है। रातों रात शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव है, या डी कर्मधारय है। तो रातों रात में कौन सा समास है, अव्ययी भाव है, ठीक है। रात हो रात अर्थात रात ही रात, इसमें अव्ययी भाव समास है, ठीक है। इसका प्रथम पद अव्यय होता है और कोई उपसर्ग या पुनरावृत्ति सूचक होता है, वहाँ पे अव्ययी भाव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। जैसे रातों रात, दिनों दिन, ये सब अव्ययी भाव समास में आएंगे। नेक्स्ट है सतसई किस समास का उदाहरण है। सतसई ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व, या डी द्विगु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतसई।
अर्थात 700 दोहों का समूह। ठीक है, दोहों का समूह। ठीक है, तो ये हमारा द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलेंगे। प्रग में उपसर्ग है। प्रग में क्या उपसर्ग लगा हुआ है आपको ये बताना है, परा या प्रा या परि या प्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रा। प्रग में प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। ओके, ये प्रा उपसर्ग है। ठीक है, ऐसे और प्रकार से शब्द बनेंगे प्रा से उपसर्ग से, जैसे प्रकाश हो गया, प्रकाश उपसर्ग, प्रकाश बन जाएगा हमारा, प्रख्यात बन जाएगा, प्रखर बन जाएगा, प्रचार बन जाएगा। ठीक है, ये सब प्रा उपसर्ग से है। प्रभु हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया, आपको इसमें बताना है किसमें उपसर्ग नहीं लगा है। ये प्रश्न है, प्रतिष्ठा है, अधिकार है या संस्कार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न। प्रश्न में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, बाकी सब में उपसर्ग लगे हुए हैं। जैसे प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा में प्रति उपसर्ग लगा है, प्रति धन स्था। ओके, प्रति धन स्था हो जाएगा। अगर हम अधिकार की बात करेंगे तो अधि उपसर्ग लगा है, इसमें अधिधनकार हो जाएगा, अधिधनकार। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम देखेंगे। इसमें संस्कार है तो संस्कार में समधनकार हो जाता है, समधनकार। ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट है, ये विखंडन नहीं होगा, इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे 13वां नंबर। इसमें बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है बै, ऑप्शन बी है बैठ, या सी है अक, या डी है का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का डी नंबर। ठीक है, इसमें का प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको हम तोड़ेंगे तो बैठक में का प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, बैठ धन का, यानी का प्रत्यय लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम जत्था है, तपसी है, या डी सी थोड़ा, या डी अग्नि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अग्नि जो है इसमें तत्सम है, बाकी सब तद्भव है। तप, जत्था, थोड़ा। ठीक है, जत्था, थोड़ा, ये सब क्या है हमारे तद्भव है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है अर्थात वो तत्सम है। दांत, आंख, अधर, कान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधर। अधर, अधर किसको कहते हैं, दांत, आंख तथा कान, ये तीनों तद्भव हैं। ठीक है, अधर हमारा तत्सम है। इस अधर अर्थात शरीर का ऊपरी भाग को अधर कहते हैं, या शरीर के भाग को अधर कहते हैं। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। घोड़ा शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए अश्व, बी घट, सी घोटक, या डी घटक। तो घोड़ा का तत्सम रूप क्या है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घोटक। घोटक जो है इसका तत्सम रूप है। बाकी अश्व तो पर्यायवाची है। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे घोड़े के पर्यायवाची होते हैं, हम देख लेते हैं। जैसे है होता है घोड़े का पर्यायवाची, है, बाज ही होता है। ठीक है, तुरंग होता है। ठीक है, तुरंग। घोड़ा होता है, ये घोटक भी होता है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। तद्भव शब्द का चयन करें। जिसमें तद्भव का चयन करना है। सुर, निडर, गति, कमल। इसमें तद्भव कौन सा आपको बताना है। तो इसमें निडर शब्द हमारा तद्भव है, बाकी सुर, गति, कमल ये जो है तत्सम है। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। निडर, निडर का अर्थ निर्भय होता है, इसका तत्सम निर्भय हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। इसमें व्यक्तिवाचक आपको संज्ञा चुनना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। मोहन है, बालक है, परिश्रमी है, या डी ईमानदार है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा मोहन। मोहन कैसा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें। आगे चलेंगे। नेक्स्ट हम तेजाब में कौन सी संख्या है। भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, या समूहवाचक। तो देखिए तेजाब, तेजाब में कौन सा है, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में ऐसी संज्ञा आती है जिसे हम मापा या तौला जा सके, वो संज्ञा द्रव्यवाचक होती है। भाव, जहाँ भाव का बोध होता है, जहाँ पे फीलिंग होती है। बी व्यक्तिवाचक, यानी जिसके जैसे बहुत सारे हो सके। ठीक है, समूहवाचक में ग्रुप, यानी बहुत सारे समूह, जैसे सेना हुआ। ठीक है, ये सब समूह में आएंगे। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम।
श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? ए उत्तम पुरुष सर्वनाम, बी मध्यम पुरुष, या सी अन्य पुरुष, या डी उपर्युक्त सभी गलत हैं। तो श्रोता के लिए आपको पता है कि मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग होता है। श्रोता के लिए मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष में कौन कौन से आते हैं? जैसे तू, तुम, ओके, आप, तुझे, तुझको, तुम्हारा इत्यादि, ये सब जो है मध्यम पुरुष में आते हैं। और उत्तम पुरुष की बात करेंगे तो मैं, हम, उत्तम में मैं, हम, हमारा, ओके, ये सब जैसे हम, मुझको, ये सब उत्तम में आते हैं। और अन्य पुरुष की अगर हम बात कर लें इसी पे, तो अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये, इसको, ठीक है, इटीसी, ये सब जो है अन्य पुरुष में आता है। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इसमें काला शब्द विशेषण है, ओके, तो विशेषण की दृष्टि से कैसा है? सर्वनामिक है, या क्रमबोधक है, या विधेय विशेषण है, या विशेष विशेषण है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये विशेष विशेषण है। विशेष विशेषण है, काला शब्द में जो है, नहीं सॉरी, विशेष विशेषण नहीं, यहाँ पे विधेय विशेषण होगा, ओके, विधेय विशेषण है। ठीक है, क्यों विधेय विशेषण होगा? क्योंकि जो है विधेय विशेषण वाक्य में इसमें काला शब्द जो है घोड़ा विशेष के बाद आया हुआ है, ओके, घोड़ा जो है विशेष के बाद आया हुआ है, इसलिए विधेय विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, सीमांत पकौड़े खा रहा है। रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या द्विकर्मक? सीमांत क्या खा रहा है? पकौड़े खा रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे 23 नंबर पे, भला मैं क्या कर सकता हूँ। वाक्य में भला शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या अव्यय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भला शब्द क्या है? अव्यय है। अव्यय किसे कहते हैं? जिसपे लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम अव्यय कहते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, निम्नलिखित में से अव्यय है प्राचीन, मोटा, गरीब और इसमें क्या है? एक अव्यय है। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अरण्य मतलब होता है जंगल, ठीक है, अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल। तो इसमें क्या हो जाएगा? कांतार हो जाएगा, विपिन हो जाएगा, कानन हो जाएगा, शुरभोग नहीं होगा। शुरभोग जो है इसका जंगल का पर्यायवाची नहीं होगा, जबकि शुरभोग अगर हम पूछे तो किसका होता है? तो शुरभोग अमृत का होता है। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? गणेश का पर्यायवाची एक दंत, लंबोदर, विनायक, ये तीनों जो है गणेश के पर्यायवाची हैं, जबकि घनद जो है गणेश का पर्यायवाची नहीं है। घनद अगर हम पूछे किसका पर्यायवाची है, तो घनद हमारा कुबेर का पर्यायवाची है। ओके, घनद कुबेर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, अमृत का विलोम। अमृत का विलोम क्या होगा? अमी होगा, अमी होगा, विष होगा, या अमृत होगा? तो हम इसको जानते हैं कि अमृत का विलोम विष होगा। ओके, नेक्स्ट में है तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? ठीक है, तिमिर का विलोम आपको बताना है। ए आलोक होगा, बी किरण होगा, या सी रंगीन होगा, या डी रंगहीन होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिमिर शब्द का विलोम हमारा आलोक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए, तिमिर मीन्स होता है अंधकार, ये अंधकार का पर्यायवाची भी है, और आलोक मीन्स होता है प्रकाश। ठीक है, तो इसका विलोम प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, जो चाहे करो स्पेस, बस हमें तंग ना करो। वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? ए है अल्प विराम, बी अर्ध विराम, सी पूर्ण विराम, या डी योजक चिन्ह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा चिन्ह आएगा? अर्ध विराम चिन्ह आएगा। ओके, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, भारत में निर्धनता निर्मूल कार्य गति से नहीं हो सका। ठीक है, क्या नहीं हो सका? मतलब इसमें आपको बीच में भरना है। ए संस्तुत्य, बी अनुशंसनीय, सी प्रशंसनीय, या डी सुस्तुत्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, भारत में निर्धनता निर्मूल कार्य प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अमीर, दुर्भेद, संवेद, या नैवेद? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभेद। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अर्थात वो कैसा है? अभेद है। ठीक है, दुर्भेद अगर हम बोलें तो जो कठिनाई से भेदा जा सके उसके लिए हम दुर्भेद का प्रयोग करेंगे, तो हमारा अभेद सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, जिसमें जानने की इच्छा हो
उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जितेंद्री, ऑप्शन बी अजय, सी जलचर या डी जिज्ञासु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिज्ञासु। जिसमें जानने की इच्छा हो वो जिज्ञासु। जितेंद्री मतलब जिसने इंद्र को जीत लिया हो, ठीक है, उसके लिए क्या हो जाएगा? जितेंद्री। ओके, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। और जलचर यानी जल में चलने वाला। अजय मतलब जिसे जीता ना जा सके। आग, नेक्स्ट है आग में घी डालना। मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ए हवन करना, बी देवता को प्रसन्न करना या सी क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आग में घी डालना अर्थात जो क्रोधी में है उसे थोड़ा और उत्तेजित कर देना है, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में अपने इसमें है तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन ए खतरा उठाना, ऑप्शन बी आगे आगे दौड़ना, सी पेड़ पर चढ़कर खेलना या डी चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात जैसे आप आगे चल रहे हो वैसे मैं भी, या तुम आगे हो तो हम तुमसे थोड़ा सा और आगे हैं, यानी चालाकी का जवाब चालाकी से देना। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे 35 नंबर में। अंधी पी से कुत्ता खाए। ठीक है, अंधी पी से कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? हानि से हानि होना, अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन या सी लाभ कम हानि ज़्यादा या डी मालिक से दुश्मनी करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन होना। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलेंगे 36 में। यद्यपि मोहन धनी है तद्यपि बहुत दुखी है। ठीक है, ये कैसा वाक्य है आपको ये बताना है। साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या नन ऑफ दीज जिसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। ठीक है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, यह वाक्य मिश्र वाक्य है क्योंकि इसमें ताकि, क्योंकि, जैसा कि, यदि, तो, यद्यपि, ज्यों ही, तब, अगर ये सब आते हैं बीच में तो ये मिश्र वाक्य की पहचान होते हैं। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पे वाक्य का भेद बताइए। ठीक है, ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, उपवाक्य है, संयुक्त है या डी मिश्र वाक्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मिश्र उपवाक्य है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि आचार्य ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। यह वाक्य संरचना के आधार पर अगर हम देखें तो मिश्र वाक्य होगा। ओके, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो। इसमें शुद्ध वाक्य है ए जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, या बी जो मिठाइयाँ पसंद हो तुम खा लो, या सी जो मिठाइयाँ पसंद हो तुम खा लो, या डी जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप ही खाइए। नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 में, इसका 38 का अर्थात जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप ही खाइए, यही शुद्ध है, बाकी सब इसमें अशुद्ध है। ठीक है, 38 में डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलेंगे। आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? ठीक है, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या क्रियावाच्य? आम खाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है? कर्मवाच्य। क्यों हो जाएगा? इसमें कर्मवाच्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्रिया का परिवर्तन जो है वो वाच्य कहलाता है। ठीक है, जिसके द्वारा इस बात का बोध हो कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव इनमें से किसकी प्रधानता हो। प्रश्नगत वाक्य कर्म की प्रधानता के कारण ही कर्मवाच्य, अर्थात इसमें कर्म की प्रधानता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। ने किस कारक चिन्ह का है? ने आपको बताना है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ने किसका सिंबल है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी हमने बताया आपको, कर्ता ने। ओके, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? छत से ईंट गिरी अर्थात छत से जो है ईंट क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, और अलग होने का बोध तो अपादान में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ए रचना, बी प्रार्थना, सी पत्र या डी आज्ञा। इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पत्र। पत्र जो है पुल्लिंग है, बाकी रचना की जाती है, प्रार्थना की जाती है, आज्ञा दी जाती है, ये जो है हमारे स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या होता है? वो पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, नपुंसक लिंग होते हैं या डी उभयलिंग होते हैं? तो आपको इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे होते हैं? जिसमें हट या वट आता है। ठीक है, जैसे चिकनाहट, सजावट। ठीक है, एक वाक्य होता है सजावट,
ठीक है, घबराहट, ठीक है। तो ये जो है हमारा स्त्रीलिंग के सब बोध कराते हैं। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे अगली स्लाइड में 44 नंबर पे। इसमें है अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से वाक्य में से प्रयुक्त काल बताइए, ठीक है। तो इसमें कौन सा काल है आपको ये बताना है। ए अपूर्ण भूतकाल, या बी पूर्ण भूतकाल, सी सामान्य, या डी पूर्ण वर्तमान काल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी पूर्ण भूतकाल, ठीक है, क्योंकि ये कार्य पूरा हो चुका है। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का। मीठा जो हमारा विशेषण है, अमरूद मीठा है तो मीठा विशेषण और ये कैसा है, परिणाम है, गुणवाचक है, व्यक्तिवाचक है, या डी संख्यावाचक है। तो ये तो बहुत ईजी है, आप जानते हैं ये गुण है, अर्थात उसकी विशेषता बता रहा है, उसके गुण को बता रहा है। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। प्रागैतिहासिक, 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 या डी प्रागैतिहासिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 में प्रागैतिहासिक ऐसे लिखा जाता है, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक। नेक्स्ट आगे चलेंगे, मध्यकालीन भारत आर्य भाषा काल क्या थी, ठीक है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल का क्या पीरियड था, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यही ऑप्शन ए ही हो जाएगा, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जो है आर्य भाषा काल थी। ओके, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया। ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, बी धीरेन्द्र कुमार, या सी हजारी प्रसाद, या डी रामचंद्रधर गुलेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रधर गुलेरी शर्मा जो है, इन्होंने पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे, पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। पृष्ठांकन, इसका इसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो पृष्ठांकन को क्या कहेंगे आपको ये बताना है, अमेंडमेंट कहेंगे। अमेंडमेंट देखिए संशोधन, अमेंडमेंट मीन्स क्या हो जाता है आपका संशोधन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन, कहते हैं वेरिफिकेशन, ठीक है, यानी संशोधन सत्यापन होता है, सॉरी वेरिफिकेशन का सत्यापन हो जाएगा। और उसके बाद स्पेसमैन, स्पेसमैन का क्या हो जाएगा आपको बताना है, प्रतिरूप, ठीक है। अरे इंडोर्समेंट जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा 49 का डी। ओके, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, आखिरी क्वेश्चन है हमारा हिंदी का। इसमें है एजेंडा इज द सेंट हेयर विथ का हिंदी अनुवाद होगा। ए कार्यसूची साथ भेजी जा रही है, या बी तदनुसार सूचित करें, या सी सूची नीचे रखिए, या डी संलग्न कीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए कार्यसूची साथ भेजी जा रही है, ठीक है। एजेंडा इज सेंट, सेंट मतलब भेजना, ठीक है। हेयर विथ मतलब साथ में, एजेंडा यानी कार्यसूची, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ सेंट से ही एक इजी वर्ड भी पकड़ के आप उसका अर्थ निकाल सकते हैं। ओके, तो हमारा हिंदी का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको ये टो की प्रैक्टिस सेट कैसी लगी जरूर बताएं, और हाँ चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।